बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव विद आसिफ मलिक। नाचिस खाकसार आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हफ्ते का आखिरी दिन है, सो आज कुछ ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जिस वक्त बहुत अहमियत के हामिल हैं। ऑफ कोर्स उन पर बात किया जाना बहुत ज़रूरी है, और जिन मौज़ूआत पे भी हम बात करते हैं कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर कोई अच्छा सा कंक्लूजन निकाला जाए, सॉल्यूशन निकाला जाए। आज जिस मौजू बहस को मैं जिस पे बहस करने जा रहा हूँ, जिस मौजू पे, उसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो कानून का है, कानूनी इदारों का है, इंसाफ का है, प्लस वही एक बात कि एलीट क्लास को क्या कटहरे में लाया जा सकता है, क्योंकि मुजरिमों के लिए तो ख़ास तौर पे जो गरीब अगर कोई मुजरिम है तो उनके लिए तो कानून आपको नज़र आता है वज़ा प्रॉपर, लेकिन क्या जो अमीर शख्सियात हैं या जो बाअसर शख्सियात हैं उनको कानून के कटहरे में लाया जा सकता है? इसका एक बहुत बड़ा, एक हाई प्रोफाइल केस कह लीजिए, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का केस कह लीजिए, जो कि मरहुमा नूर मुक़द्दम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इस वक्त चल रहा है और 2 महीने हो चुके हैं। ज़ाहिर जाफ़र जो मुजरिम डिक्लेयर हो चुके हैं, उनके ऊपर और ख़ास उनके साथ उनके वालिद, उनकी वालदा और तकरीबन 12 लोगों के ऊपर आज ये फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। गो के उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। आज इस्लामाबाद में कार्रवाई हुई, कल की बात है ये, लेकिन अभी जो कार्रवाई है वो आगे जारी रहेगी। 20 तारीख को इस हवाले से उनको जो है गवाह हैं वो लाने का कहा गया, अब दीगर आगे सिलसिला चलेगा, लेकिन आज कुछ कानूनी पहलू इसका जानने की कोशिश करेंगे। प्लस क्या कार्रवाई अपने तौर से ठीक हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र साहब जो हैं, जितने वो कॉन्फिडेंट शुरू में नज़र आ रहे थे कि आई एम एन इंटरनेशनल अमेरिकन सिटीज़न, और ख़ास तौर पे आज भी वो कहते रहे जी मुझे कॉल करने दें जज साहब को, जो कि उनकी रिक्वेस्ट को डिनाई किया गया कि आपको कॉल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। जेल में क्यों उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि आज कहा जी या तो मुझे आप ज़ाहिर जाफ़र की मैं कुछ कमेंट्स बता रहा हूँ जो उन्होंने कहा जी कि या तो मुझे मार दें या मुझे बरी कर दें, माफ़ कर दें, लेकिन मैं जेल में नहीं रह सकता। अच्छा, अब खैर इस तरह की बातें उनके मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, और जिस तरह का एक हौलनाक ये वाक़या हुआ, जिस सफाकियत के साथ कत्ल किया गया मरहुमा को, उसकी मेरे ख्याल में कोई मिसाल नहीं मिलती है। और वो भी एक ऐसी यूँ कह लीजिए कि दोस्त को जिसके साथ आप काफ़ी अरसे से आपकी दोस्ती है, आप मिलते हैं, आप बैठते हैं, उसके बावजूद इस तरह का एक वाक़या हो जाना, चाहे वो गुस्से में है या जिस तरह भी, बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई माफ़ी नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने जो वालिद साहब हैं नूर मुक़द्दम के, उनकी तरफ भी कहा कि जी अभी आप भी मुझे माफ़ कर दें, या तो अब उनसे माफ़ी मांगने का क्या तुक बनता है, और क्या कानून में अभी भी अगर वो उनके वालिद साहब किसी भी हवाले से जाके नूर मुक़द्दम के उनको माफ़ कर देते हैं या फ्यूचर में केस वापस ले लेते हैं तो भी इसका कानूनी पहलू क्या होगा? इस बारे में आज बात करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलिया हैदर साहिबा। जब ये वाक़या हुआ तो काफ़ी एक्टिव नज़र आई, कुछ प्रोटेस्ट भी इनकी तरफ से देखने में आया लाहौर में। आज सबसे पहले मैं इन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मुझे बैरिस्टर बलख साहब भी अभी ज्वाइन करेंगे, उनकी तरफ भी मैं बढ़ूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ज़रा आगाज़ करूं। आलिया, आपने इस केस को बहुत क्लोज से देखा है। यू वर वेरी एक्टिव इन दोज डेज, यू वर हैविंग सिट-इन्स, आप इंसाफ के लिए आपकी कोशिश नज़र आई। अभी ये जो केस की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जहाँ तक ये केस पहुँचा है, डू यू थिंक इट्स फाइन, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन द ट्रैक, यू आर सेटिस्फाइड विद इट? क्या लग रहा है आपको अब तक की प्रोसीडिंग तक? ट्री को अगर हम देखा जाए और हैरेसमेंट की केसेस को देखा जाए, या बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बहुत सारे मुलजिम गिरफ्तार तो हो जाते हैं, पर उनकी जो तकमीली जो शक्ल होती है जस्टिस की, वो हमें देखने को सामने नहीं नज़र आती। बट जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, खतीजा सिद्दीकी का जो केस था, उसमें मुलजिम को 5 साल का जेल हुआ, 27 बार चाकू मारने के बाद उसको 5 साल का, जिसको भी कट ऑफ करके 3 साल में वो बरी हो गया। उसके बाद खतीजा सिद्दीकी के ऊपर मुसलसल जो है फायरिंग और इस तरह के हैरेसमेंट की चीजें होती रही। तो अब हमारे जस्टिस सिस्टम जो है इस टाइम जो नूर मुक़द्दम के केस को जिस तरह से ले रही है और जिस तरह से सीरियसली ले रही है, आई थिंक ये कमेंडेबल है, क्योंकि जी बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक हमारे जैसे मुल्क में, बट अभी क्योंकि हमारे पास वर्डिक्ट आई नहीं है, तो अभी तक की जो प्रोसीडिंग चल रही है, आप चाहे कह लो कि पब्लिक प्रेशर में
के वो ये चीज़ें कर रहे हैं, या जो है केस ही ऑन द स्पॉट, और इनसे अभी जो है ज़हीर जफ़ार के जो है सारे कन्फेशंस भी आ गए हैं, तो उसे केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट अगर उसको अदर वे राउंड हम देखें तो चीज़ें फिर भी बहुत चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं, जिसमें जहाँ तक उनके पेरेंट्स के अरेस्ट की बात आती है, उनके प्रोसीडिंग्स हैं और जो डिफरेंट चीज़ें, तो वहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन्स है। सो फार जो ज़ाहिर जाफर को लेके जो सारी चीज़ें चल रही है, वो जो है आई थिंक हमारे जो जुडिशरी सिस्टम इस टाइम तक तो आई थिंक सही जा रही है, बट हमें अभी तक वर्डिक्ट का नहीं पता। और इस केस को आई थिंक अब 2 महीने हो गए और बहुत ज़्यादा तूल खा रही है। तो आई थिंक अगर हमारी हुकूमत, हमारी जुडिशरी सिस्टम जो कि पाकिस्तान का एक मेन पिलर है, तो अगर वो इस चीज़ पे ज़्यादा जल्दी से एक्ट करके और ज़्यादा स्पीडी होना चाहिए। जी, स्पीडी होना चाहिए, आई थिंक। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, हमें ऐसा लगता है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जिसमें जो मुल्जिम है या जो मुजरिम है, अगर वो एक बासर शख्सियत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कदरे बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। इस तरह की कोई बड़ी एग्जाम्पल सेट भी नहीं हुई आज से पहले। आपको लग रहा है कि इस दफा दिस इज द राइट टाइम टू सेट एन एग्जाम्पल, अ जस्टिस एग्जाम्पल फॉर ऑल द क्लासेस इंक्लूडिंग द एलीट क्लास? यस, आई थिंक जब हम एक पाकिस्तानी होने के हैसियत से, एक इंडिविजुअल होने के हैसियत से, आई थिंक एवरीवन डिजर्व्स जस्टिस रिगार्डलेस ऑफ देयर क्लास, कास्ट और एथनिसिटी। तो अगर आप एलीट खानदान से आपका ताल्लुक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर सारे जुर्म माफ है। तो ये जो है एक ऐसा केस एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर सकता है कि हम जो है सबको बताएं कि जस्टिस पाकिस्तान में, जुडिशरी पाकिस्तान में सबके लिए इक्वल है, और हमारे मुल्क में जस्टिस बिकाऊ नहीं है। वेरी ट्रू। मुझे ज्वाइन किया है बलक शेर खोसा साहब ने, बैरिस्टर साहब ने, उनको मैं वेलकम करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बलक, आप ठीक है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। बलक साहब, ये आज प्रोसीडिंग अकल हुई, बल्कि प्रोसीडिंग ये जो इस केस में ख़ास तौर पे नूर मुकद्दम की मैं बात करूँ, मरहुमा के हवाले से कुछ अभी जो है प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, फ़र्द जुर्म आयद किया गया सबके ऊपर, उसके बाद गो कि उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, और अब 20 तारीख को गवाहान को लाने की जो है वो इस्तदा की गई है। अब आप ज़रा बताइएगा अब तक की जो प्रोसीडिंग है इसको कैसे देखते हैं, और आगे ये केस किस तरफ जाएगा? ज़रा थोड़ा सा कानूनी पहलू समझाइएगा कि फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद अब फर्दर क्या स्टेप्स होंगे जुर्म साबित होने तक। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, इसमें चार्ज फ्रेम हो गया हुआ, डेफिनेटली मुल्जिम जो होता है वो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि आप, वो अदालत पूछती है कि आपने इस तरह इस हवाले से इस खातून को कत्ल किया, आपने ये कबूल करते हैं? तो वो डेफिनेटली हमेशा कहता है कि मैं कबूल नहीं करता। इसको कहते हैं चार्ज फ्रेम होना। और उसके बाद गवाहान की लिस्ट दी जाती है, जो मुदई फरीकैन होते हैं जो मुकदमे में, वो गवाहान की लिस्ट देते हैं। ठीक है। उन गवाहान की लिस्ट के साथ साथ अदालत जो डॉक्टर की होता है एविडेंस, उसको भी पेश करवाती है, और वो भी मुदय्यान पेश करते हैं। वो सारे का सारा एक उनका जो बयान होता है वो कलम बंद हो जाता है। उस तरह मुल्जिम का भी बयान कलम बंद होता है 342 CRPC के तहत। फिर उन बयानात पर जरहा होती है। तो जहां में देखा जाता है इस केस में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्टर है, वो ये है कि मुल्जिम के घर से उसका खून आलूद जो है वहां पे जो बच्ची की सूरत में या फर्श की जो पड़ा हुआ था, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस केस में। और दूसरा, उसके जो उसने बंदूक से मारा या छुरी से मारा या काटा, जो भी उसने जो हथियार इस्तेमाल किया, ठीक है, उसने जो भी इस्तेमाल किया, क्या वो मैच करता है उन बुलेट के साथ या उस खून के साथ, या डीएनए उस खातून के और उसका आपस में मैच करते हैं? तो इस केस में गवाहान से ज्यादा, क्योंकि गवाह तो कोई मौजूद था नहीं, ठीक है, उसने कमरे में ये सारे का सारा वकूआ किया, ये बनेंगे गवाहान लास्ट सीन एविडेंस के जाते हुए देखा, आते हुए देखा, वहां पे गई, इस दोस्त का खून हुआ, ये टेलीफोन नंबर मैच कर गए, तो ये सारा चलेगा लास्ट सीन एविडेंस की चेन एंड चेन, जो कि हमारे कानून में इंतहाई वीक तरीन एविडेंस कहा गया है। ठीक है, लेकिन इसमें ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा जो उसके घर से खून बरामद हुआ है और जो पुलिस ने वहां से चीजें इकट्ठी की हैं, ये केस ज्यादा उस पर जो है इसका सारा ट्रायल चलेगा। और मैं नहीं समझता कि ये एक ऐसा केस है जिसमें एक एग्जाम्पल सेट कर देनी चाहिए इस किस्म के साइकोपैथ किलर्स के लिए, क्योंकि ये एक बच्ची है जिसका वकूआ सामने आया है, ऐसी हजारों बच्चियां हैं जो कत्ल हो जाती हैं, जो देहातों में पैसे देकर पर्चा तक
FIR तक दर्ज नहीं होती। हम बिल्कुल ये ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही ऐसे है। वाकयात भी सुनते हैं, ऐसे मुकदमात भी देखते हैं जी। और ऐसे मुकदमात में राजीनामा भी देखते हैं। ये तो अभी मुझे मैं इस मीडिया- पॉइंट की तरफ आऊंगा। अच्छा, आपने भी प्रोसीडिंग ऑफ कोर्स पढ़ी होंगी, उसमें जाहिर जाफर जो मुजरिम हैं वो इस्तदा करते हैं नूर मुकद्दम के वालिद साहब से कि आप या तो मुझे माफ़ कर दें या मुझे जेल मत जाने दें, कुछ इस तरह। ये अब क्या माफ़ी की तरफ भी कोई सूरत हाल जा सकती है? क्योंकि कौम को अगर इस तरह की कोई खबर मिलती है, यही हम देख चुके हैं पहले, आपको पता है जतोई के केस में बहुत साल कबल, क्या लग रहा है आपको इस तरह की कोई सूरत हाल हो सकती है? क्योंकि फैमिली तो आगे भी स्ट्रॉन्ग फैमिली है, इसमें ऐसा नहीं है कि आगे गरीब फैमिली। हाँ। देखिए, मैं नहीं समझता कि फाइनेंशियली तौर पे ये बिक जाएंगे या हाँ। पैसा लेके हो जाएंगे। और अगर हाँ। जाहिर बात है, अगर तो लीगल एयर एक खातून के, एक बच्ची के, एक उनके लीगल एयर जब राजीनामा कर लेंगे तो देन देयर इज नो ऑप्शन कि राजीनामा ना हो। ठीक तो है। राजीनामा हो जाता है। तो ये अब तो डिपेंड करता है लवाहिकीन पे कि इसको किस तरह उन्हें लेकर चलना है। मेरा सही तो है। ख्याल है इस केस में 780 भी लगनी चाहिए। ठीक है, वो क्योंकि कैसे? ये खौफ व हिरास फैला दिया अच्छा, गया है पूरे ठीक है। माशरे में। ठीक है। ऐसा ऑफेंस है हाँ। जिसको ये इनको चाहिए था कि इसको पिटिशन दायर करके इसको स्पेशल कोर्ट में ले जाते हैं। ठीक हो और गया। वैसे भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब ने एक स्पीडी ट्रायल की कोर्ट्स बना दी है कि 3 महीने के अंदर इन केसेस को डिसाइड किया जाए। हाँ। I think so. An application should be made in the same court, keeping in view the canons of justice and the direction laid down in the judicial policy by the Chief Justice Pakistan. तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इसको 3 महीने से ज्यादा चलना चाहिए और इसको ठीक है। ऐसे मुल्ज़िम को कैफिर किरदार तक पहुंचना चाहिए। But as per your experience, how long do you see this case is going or gonna last? देखिए, Verdict आने तक अंदाज़न। it depends upon the prosecution, Prosecution, how they right. wrap up their witnesses, Right, and right. then the accused how he cross-examines on the same. तो Okay. अगर तो इसमें कोई ऐसी बात आती है तो मेरा ख्याल है कि एक एप्लीकेशन दे के चीफ जस्टिस को इसको डायरेक्शन केस भी समाप्त किया जा सकता है। कई कि हमने डायरेक्शन केसेस किए हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब के जी। दौर में भी, साकिब निसार साहब के दौर में भी हाँ। कई डायरेक्शन केसेस किए हैं। अब तो ये ठीक। मेरा ख्याल है कि अंडर द नोज ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये केस चल रहा है। तो मेरा ख्याल है एक डायरेक्शन इस केस में अगर आ जाए जो कि बिल्कुल वक्त का तकाजा भी है, देखिए सबकी सांझियां होती हैं, तो ये इनको चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का जो ना सिर्फ ओहदा वो होता है कि वो चीफ जस्टिस होता है, ही इज फादर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। Very तो एक true. बात की हैसियत रखता है। Very true. तो एक बात की हैसियत रखने से अगर वो डायरेक्शन दे देंगे तो मेरा ख्याल है वो कुछ ना कुछ मकतूलैन की फैमिली को कोई ना कोई रिलीफ जरूर और उनको सब्र जरूर मिलेगा। और पाकिस्तान की तमाम बच्चों को हमारे जितने पेरेंट्स हैं उनको ये एहसास जरूर हो जाएगा जी। कि अगर ऐसा कोई ज्यादती होती है हाँ। तो अदलिया का सबसे आला फर्द जो कि फादर ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है, बाप की जगह होता है, वो भी इसमें एक्शन लेता है और वो भी उनका दुख और दर्द रखता है। राइट सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। कुछ और सवाल है मेरे पास छोटे छोटे से। मैं डॉक्टर आलिया हैदर से एक दो सवाल कर लूँ। डॉक्टर आलिया साहबा, अभी आपका ताल्लुक हुकूक़े खल्क से भी है, मूवमेंट से, और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से भी आप बहुत काम कर रही हैं। पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जितने भी कवानीन बनाए गए हैं, या इंसाफ के कवानीन की हम बात कर लेते हैं, हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर लेते हैं, अभी 2 रोज़ कबल भी हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक सर्वेंट्स की वायलेंस, खासतौर पे वो जो बच्चे काम करते हैं लोगों के घरों में, उनके हवाले से वायलेंस कुछ लाहौर में भी वाक़े हुए हैं, आप तो जानती होंगी। कुछ बच्चों को मार दिया गया, एक बच्ची को बल्कि अभी किरण को जो है मारा गया है, बाद में पता चला है रिपोर्ट में कि उसको कत्ल किया गया गला दबा के। तो आपको पाकिस्तान में ये निज़ाम कैसा नज़र आ रहा है? प्लस क्या इसमें कोई बेहतरी नज़र आ रही है आपको गुजरते वक्त के साथ साथ? और जिस तरह आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं ख़वातीन के हकूक़ के लिए, तो कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? देखिए, जो विद ड्यू प्रोसेस चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे 70 साल की आज़ादी में चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हुई हैं। हमारे मुल्क ने इतनी डेमोक्रेसी नहीं देखी है जितना इन्होंने डिक्टेटरशिप देखा है। जब बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती है तो वहाँ पे वर्कर राइट्स, टीचर्स राइट, स्टूडेंट्स राइट, हेल्थ वर्कर राइट, जो है बहुत सारी चीज़ों को मसख किया जाता है। तो उन सारे प्रोसेस के दौरान जो है हमारे मुल्क जो है बदतरीन जो है पसमानदगी का शिकार होता है। इस टाइम पे अगर आप देख लें कि हमारे मुल्क में जब औरत मार्च होता है या ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए निकलती है तो उसको फहाशी का नाम दिया जाता है, उनके ऊपर ब्लेस्फेमी के केसेस लगाए जाते हैं। तो यानी टॉलरेंस का लेवल बहुत कम है।
तो हमें हमारे जो प्रॉपर रिसाइकलिंग करके जहनों को बना के उनके साथ काम करके, और ये सारा कुछ होगा जब हम ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों के साथ काम करेंगे, उनके साथ कनेक्ट करेंगे। ग्रास रूट लेवल पे हमारे साथ वर्किंग क्लास की खवातीन हैं, वर्किंग क्लास के बच्चे हैं जिनको बेसिक नेसेसिटीज मौजूद नहीं है। आप और मैं, हम लोग DHS में रह के अपने प्रिविलेजेस में रह के उनके बारे में तो बात तो करेंगे, पर असल में उनकी जो तकालीफ होती है, उनके जो मसाइल होते हैं, उनसे हम तब कनेक्ट कर पाएंगे जब हम एक्चुअली में जाके उनसे बात करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे। खवातीन के ऊपर होने वाली हैरेसमेंट जो है इस साल मुझे लगता है, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा सामने आए हैं, तो हमें ज्यादा पता चला है कि क्या क्या चीजें होती रही है। अभी रिसेंटली कल फैसलाबाद मोटरवे पे भी किसी का गैंग रेप हुआ है, एक खातून का। तो ये जो केस जी, उनको जॉब का जासा दे के बुला के फिर उसके बाद उनको वो मुजरिमान पकड़े गए, अभी उसकी तफ्तीश चल रही है, लेट्स सी क्या डेवलप। तो बट लोगों के अंदर खौफ नहीं है कि आप ये चीजें करेंगे तो यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंस। मैं नहीं कहती हूँ कि आप मुजरिमान को फांसी दे दे जो ये सारी चीजें करते, क्योंकि मैं जो है हैंगिंग और इन चीजों के पर्सनली खिलाफ हूँ, बट हमारे विद ड्यू प्रोसेस ऐसी चीजें होनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए हमारे लोगों को। हमारी हुकूमत को चाहिए कि विक्टिम ब्लेमिंग की जगह वो जो है ऐसे काम करे, ऐसी चीजें, ऐसे प्रेसिडेंट सेट कर ले कि लोग इन चीजों से डरें। अब हमारे मतलब मुझे फिर से ये कहना नहीं चाहिए, बट हमारे प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के खवातीन के कपड़ों के ऊपर तनकीद करते हैं, बट ये चीजें नहीं बताते कि असल में जो है खवातीन का इसमें कोई रोल नहीं होता अगर उनके साथ हैरेसमेंट होता है, या इवन अगर जो छोटी बच्ची किसी के घर में काम करे, जो घरेलू तशद्दुद होता है बच्चों के ऊपर, वो भी उनकी गलती नहीं होती जी, उनके कपड़ों की गलती नहीं होती। ये एक समाज की जो बोसीदा ज़हानत की जो है निशानी होती है कि हमारा समाज इतना बोसीदा हो गया है कि वो जो है ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन किस तरह का। इंसानियत ख़त्म हो गई है, तभी जो है वो इन सारे जो है हरकत पे उतर आते हैं कि उनको ये डिफरेंस नहीं रहता कि ये हमारी बच्ची है, ये काम क्यों ये काम कर रही है हमारे साथ, तो हम उनके साथ किस तरह का सलूक करें। उसके अलावा हकूक़ खल्क़ मूवमेंट के साथ मेरा ताल्लुक जो है, क्योंकि हम वर्किंग क्लास लोगों के साथ काम करते हैं, हम चुंगी अमर सिद्धू में जाते हैं, हरबंसपुरा में जाते हैं, उनके जो मसाइल हैं वो मुल्क के दूसरे मसाइल से बहुत मुख्तलिफ है। उनका मसाइल रोज़मर्रा के मसाइल है, खाने पीना, रोटी कपड़ा मकान, साफ पानी का है, और जो हैरेसमेंट और जो चीज़ें वो फेस करते हैं वो आई थिंक आम तौर पर के लोग फेस नहीं करते। तो आई थिंक हमें एक बहुत बड़े मास लेवल पे एक ऐसी तंजीम की ज़रूरत है, एक ऐसे मूवमेंट की ज़रूरत है जो हमारे अभी तक के पोजीशन में जो हमारे पावर में बैठे लोग हैं वो इस मुल्क को अल्टरनेट नहीं दे सके। तो आई थिंक हमारे मुल्क के अवाम को इकट्ठे होकर एक ऐसी मूवमेंट बनानी चाहिए, एक ऐसे मास मूवमेंट का हिस्सा होना चाहिए जो अपने लिए निकल आए, जो इनको तब्दीली का जासा ना दे, बल्कि हकीकत में चीज़ों को ग्रास रूट से लेके फिर जाके, जिसमें एहतसाब भी होगा, जुडिशरी भी होगा, हमारे मुल्क के जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं वो सारे मिल के अगर उन सबको उनके प्रॉपर एहतसाब हो के फिर जो है आई थिंक चीज़ें फिर बेहतर होंगी। जिसमें क्योंकि अभी आपको रिसेंटली ये भी आइडिया होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस बिल पास करने पे भी इनको बड़े मसाइल हो रहे हैं, जिनको ये जो है हमारे कल्चर के साथ भी रिलेट कर रहे हैं। तो यानी आप सोचे, जब खवातीन की प्रोटेक्शन की बात आती है वहाँ पे इनको कल्चर याद आता है, जहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर्स की बात होती है वहाँ पे इनको कल्चर याद आता है, पर जब उनके ऊपर हैरेसमेंट होता है तब उनको जो है ये नहीं होता कि हमारे जो है लोग जो है, जो हैरेसर्स है, जो मुल्जिम है वो जो है अगेंस्ट कल्चर गए, बट ये लोग विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। तो आई थिंक जो पूरा सिनेरियो है वो अपने आप में ही इतना कंफ्यूज है, और हमारे जो इस टाइम पे लीडर्स है, आई थिंक इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क ऑन इट, टू मेक अमेंड्स एंड टू पास डोमेस्टिक वायलेंस बिल, हैरेसमेंट बिल, और इस तरह की जो प्रोटेक्शन राइट्स है वो खवातीन को उनको आई थिंक जल्द अज जल्द देनी चाहिए और पास करने में देर नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली जो ड्यू है वो करना चाहिए। मैं वकील साहब, बैरिस्टर साहब जी सर, आपसे मेरा ये आखिरी सवाल होगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। मुझे सर ये बताएं कि अभी ये जो खास तौर पे इसका कानूनी पहलू मैं देखूंगा नूर मुकद्दम केस के हवाले से, आपको क्या लग रहा है कि खास तौर पे नूर मुकद्दम के केस के अंदर जाहिर जाफर और जितने लोग मुलव्विस हैं, ये जिस तरह उनके पास डुअल नेशनैलिटी है, तो क्या डुअल नेशनैलिटी भी कोई रोल प्ले कर सकती है? नंबर 1 पर इस पे बात कीजिएगा।
नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर सकती। कर सकती? वो जो कह रहे थे मुझे आज एक कॉल करने दें, मुझे कॉल की इजाजत दे दें, वो क्या था? किसको कॉल करते वो आपके ख्याल में? ड्यूल नेशनैलिटी तब असर अंदाज होती है जब आप डिप्लोमेटिक हो। ठीक है। किसी मुल्क में हाँ। जब आप डिप्लोमेटिक उस पे आए हुए हैं तो तब आपकी ड्यूल नेशनैलिटी वो ये होता है कि उसी मुल्क में जाकर जो इसने गुनाह इस मुल्क में किया है इसको सजा दी जाएगी और वहाँ पे ये भुगतेगा। सो दैट इज कॉल्ड, क्योंकि मैं खुद कम्युनिटी वेलफेयर अताशी रहा हूँ, द स्टेटस ऑफ एम्बेसडर। सो ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी आपको हासिल होती है। आपका एक जो ड्यूल पासपोर्ट है वो उस हद तक इस्तेमाल होता है कि जिस हद तक अगर सपोज तहत आ गया और जंग छिड़ गई या कोई ऐसा सेटअप आ गया कि जहाँ पे आपका दस्तूर को मुअत्तल कर दिया गया है, वहां पर आपकी ड्यूल नेशनैलिटी काम आती है। ये आपने क्लियर कर दिया कि ड्यूल नेशनैलिटी की कोई कहानी नहीं है, वो जितनी कहते रहे मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, वो कोई उसका रोल प्ले नहीं हो सकता यहाँ पे। एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं होना होगा। और अगर ये सिर्फ उस पर कंसंट्रेट करें, खून घर से इकट्ठा किया गया, कपड़े खून आलूद और आला जो था, जो वेपन ऑफ ऑफेंस था, वो किया जाए तो ये इसको सजाए मौत होगी हर हाल में होगी। अगर इसी पे इनके वकला जरा करे और इसी पर बहस की जाए और डॉक्टर पे की जाए और जो पार्सल भेजे गए जो मैच किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये किसी सूरत नहीं बच सकता। चलें, ये बड़ा क्लियर आपने एक तरह से अपना वर्डिक्ट तो नहीं कहूंगा मैं इसको, लेकिन आपने अपने जाती एक राय का इजहार किया है। सो लेट्स होप बट जस्टिस मस्ट प्रिवेल, दिस इज व्हाट वी थिंक राइट नाउ एंड दिस इज द नेशन इज होपिंग फॉर नाउ। डॉक्टर आलिया हैदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बैरिस्टर शेर खोसा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बल्कि शोर साहब, और मैं अभी एक और मौजू है जिसके ऊपर मैं साथ साथ बात करूंगा, उसके अंदर भी कुछ इसी हवाले से इस केस का जिक्र है। फवाद चौधरी साहब ने कुछ बातें की हैं, उनकी तरफ हम चलेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ चाहता ब्रेक का। वापस आने के बाद यहीं से आगाज करेंगे। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाक सर, बिल्कुल आप सब जो बात करने वाला है वो है सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया इस वक्त एक और बहुत बड़ा हवा बना हुआ है, ख़ास तौर पे हुकूमत के लिए, बिकॉज इससे पहले कबल में ही माजी की हुकूमतों में होती रही हैं बातें मीडिया के हवाले से, लेकिन सोशल मीडिया को किसी ने इतनी वैल्यू या इतनी वर्थ नहीं दी, खास तौर पे जितनी अब पीटीआई हुकूमत दे रही है। फेक न्यूज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस वक्त पीटीआई को। अच्छा जी, अब वो एक तो सबसे पहले कुछ कवायद ज़वाबित का इत्तलाक़ किया जाएगा, कुछ अथॉरिटीज़ बनाई जा रही हैं जो कि इवैल्यूएट करेंगी, एनालाइज करेंगी पूरे सोशल मीडिया को। जिस तरह आईटी मिनिस्टर साहब भी कल फरमा रहे थे कि सोशल मीडिया पर किसी के भी खिलाफ फेक पोस्ट अगर की जाएगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ये आईटी मिनिस्टर साहब ने कहा था। आज फवाद चौधरी साहब इस्लामाबाद में गुफ्तगू फरमा रहे थे और उन्होंने कहा जी कि यूट्यूबर्स को एक तो टारगेट किया कि बहुत सारे यूट्यूबर्स या डिजिटल मीडिया पे बात करने वाले लोग ये समझते हैं कि वो कुछ भी कह दें चाहे उनको पकड़ा नहीं जा सकता। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा जी कि मीडिया में फेक न्यूज़ पर इतनी बहस नहीं होती जितनी बहस होनी चाहिए, तो आज हमने कोशिश की जी इस पर बहस कर लेते हैं। अच्छा, एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम में कोशिश कर रहा हूँ प्लान करने की फ्रॉम मंडे और ट्यूसडे ऑनवर्ड्स के। उस दिन हम एक प्रॉपर जो खासतौर पे जो कंसल्ट जितने भी इदारे हैं, कंसर्निंग इदारे हैं, उनको शामिल करें, जिसमें पीटीए है, जिसमें एफआईए है, उनके स्पोक्स पर्सन को लाकर एक प्रॉपर जो नए कवायद ज़वाबित हैं वो मंडे को प्रॉपरली उसकी लॉन्चिंग है, तो उसके बाद से उसके ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे। लेकिन फॉर नाउ क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब ने ये तमाम तर बातें कर दी हैं, तो इसके ऊपर मेरे जितने भी सहाफ़ी हजरात हैं, एंकर पर्सन हैं, उनसे मैं आज कुछ राय लेना चाहूँगा इस हवाले से। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बातें की हैं जो कि मैं साथ साथ जब मौजूद मेहमानों से बात करूँगा तो वो सवाल की सूरत में वो उस पर डिस्कस करते रहेंगे। मैं सबसे पहले मधु करूँगा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुदस्सिर इकबाल साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं और तजियाकार भी हैं। मुदस्सिर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुदस्सिर भाई, बहुत अरसे बाद आपसे बात हो रही है, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपको पता होगा कि फवाद चौधरी साहब, खासतौर पे पीटीआई को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ये फेक न्यूज़ मीडिया, इससे पहले हमने देखा कि वो पीएमडीए का बिल, पैमरा, तमाम तर चीज़ें तमाम इदारों को ख़त्म कर दें, एक अथॉरिटी बनाएं, गवर्नमेंट उसको चेक करे, एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम होना चाहिए, फिर फेक न्यूज़ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस रहता है हुकूमत का। सबसे पहले तो ये बताएं कि पीटीआई को इतना क्यों प्रॉब्लम है फेक न्यूज़ से, उन तमाम तर चीज़ों से? ऐसा क्या चल रहा है जो इनके खिलाफ
क्या कोई डर की फिजा कायम हो रही है, या उनको लग रहा है कि पता नहीं उनकी वैल्यू कम हो रही है अगर लोग सच बोलना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे, या वाकई आपको लग रहा है कि कुछ मीडियम्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है? पहले इस पर ज़रा जनरली बात कीजिएगा, फिर मेरे एक दो सवाल हैं कंसर्न फवाद चौधरी के साथ। आसिफ, जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, क्योंकि आपका सवाल पीटीआई से मुतल्लिक है, तो पीटीआई आपको मालूम है कि खुद जो है वो सोशल मीडिया, फेसबुक, डिफरेंट, आपको पता है कि वहाँ से उसने अपनी पजीराई बनाई है, वहाँ से वो निकले हैं और पूरी एक मोमेंटम बना है। अब उनको इस बात का भी एहसास है कि जिस तरह से वो इस्तेमाल करके जहाँ तक पहुँचे हैं, यही चीजें उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। बिल्कुल। अब ये पीटीआई को दाद दें कि उन्होंने इस बात का इदराक कर लिया है कि ये जो सोशल मीडिया का टूल है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, चाहे वो नेगेटिविटी हो चाहे पॉजिटिविटी हो। हम इस वक्त ही बात करें कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है गवर्नमेंट, ये हमारा काम नहीं है फैसला करना, लेकिन उन्होंने इस बात को देख लिया। अब जहाँ तक फवाद चौधरी साहब की बात है कि वो कह रहे हैं कि यूट्यूबर्स और ये चीजें हो रही हैं, उसमें बहुत क्लियर है कि जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं जी, वो ठीक है या गलत है, इससे कतई नजर जो गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं वो ऑब्वियसली सुनी भी जा रही है, देखी भी जा रही है। जो गवर्नमेंट के हक में भी बात कर रहे हैं वो भी देखे जा रहे हैं। तो दोनों सूरतों में मुझे मालूम है कि हमारी कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस हैं। हमारी चीजों पर होने वाले जो बातें हैं वो इस वक्त ज़ेरे बहस हैं। इसलिए हमें जिस चीज का बेनिफिट मिला था 2013 के इलेक्शन में भी और 2018 के इलेक्शन में भी, अब वही चीजें हमारे खिलाफ हो सकती हैं और हमारे लिए वो मुश्किलात बन सकती हैं। इसलिए उन चीजों को, ये तो एक मैं पीटीआई के हवाले से बात कर रहा हूँ। दूसरा जो मामला है, देखें आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, फेक न्यूज जो है वो गर्दिश कर रही होती है। टेलीविजन और अखबारात का बहरहाल इसमें यह है कि वहाँ एक पूरा चेक एंड बैलेंस का निजाम है। रिपोर्टर खबर फाइल कर रहा है, उसको पहले चेक किया जा रहा है, कोई बड़ी खबर है तो आपको मालूम है कि वो डायरेक्ट न्यूज तक खबर डिस्कस होती है, देन फिर वो पब्लिश होती है या फिर वो ऑन एयर होती है। सोशल मीडिया पे मुदस्सिर इकबाल या आसिफ मलिक के पास एक खबर आई है, हमारे पास एक चीज होती है जराए करके उसको चला देना, कल को वो बैक भी कर दे। टेलीविजन पर भी बैक होती है खबरें, और उसका एक मुजाहरा अभी आप देख लीजिए कि जिस किस्म का तबसरा रेहाम खान साहिबा ने किया था, और उस पे उन्हें अब जो आपको पता मौजूद मुआशरे हैं वहाँ पर चीजें जल्दी क्लियर भी हो जाती हैं, वहाँ पर चीजों को साबित भी करना पड़ता है, वरना अदालत में जाकर आपको माफी भी मांगना पड़ती है। तो ये एक चीज पैरेलल सोशल मीडिया के हवाले से। जहाँ तक मीडिया को कंट्रोल करना है, तो इमरान खान साहब खुद कहते रहे हैं कि ये ज्यादती होगी, ये होगा, वो होगा। अब वजीर आजम बने हैं तो अब जिस तरह मीडिया को कंट्रोल करना है ये तो मुमकिन नहीं होगा। अगर वो करेंगे तो ये उनके गले की हड्डी बन जाएगा। जहाँ तक सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया को आप कैसे कैसे और किस तरह से कंट्रोल करेंगे, ये बड़े क्वेश्चन मार्क है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर साहब जो बता रहे थे, वो मेरा तो सवालात, मैं तो चाहता हूँ कि उनके साथ प्रोग्राम में मैं खुद पूछूं कि आप कैसे कैसे उसको करेंगे, क्या मयार होगा, क्या पैमाना होगा। अच्छा, मैं यही, अच्छा मुजाहिद बिलवी साहब, ठीक, अच्छा मुजाहिद साहब की तरफ भी मैं जाऊंगा। अच्छा मतलब साहब, ये एक और उन्होंने बात की कि फेक न्यूज का हल मीडिया के अंदर से ही आना चाहिए। तो किससे मुखातिब कर रहे हैं वो? सहाफियों से मुखातिब हैं या एंकर पर्सन को मुखातिब कर दिया उन्होंने, या किसी थिंक टैंक को मुखातिब किया है? किस मीडिया के अंदर से इसका सोल्यूशन आना चाहिए? मुखातिब तो उन्होंने सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से है, लेकिन असल जो चीज ये है, आपको मालूम है कि रात से हमारे प्रोग्राम्स और हमारे बुलेटिन में जिस तरह खबरें चल रही होती हैं, ये अब अनफॉर्चुनेट है। आप जो आपस में हमें भी अपना मुहासबा करना होगा कि इस वक्त जो खबरें चल रही हैं उसकी तस्दीक का और दूसरी साइड का वर्जन जो है, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ। प्रिंट मीडिया में अभी भी वो चीजें जिंदा बरकरार है, कायम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो जराए से खबर चलाकर वो चला दी जाती है, ठीक है, उसकी तस्दीक तरदीद के हवाले से चीज नहीं होती है, जो हमें अगले दिन अखबारात में तरदीद तस्दीक दोनों साइड पे, स्पेशली इंग्लिश मीडियम मीडिया के अंदर वो नजर भी आता है, इंग्लिश पेपर्स के अंदर। तो ये बहरहाल हमें भी अपना मुहासबा करना है कि हम बहुत सारी खबरें ऐसी चला रहे हैं कि जिसके बाद, जिसको मैं तो लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि अपनी ख्वाहिश को खबर बनाकर वो पेश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें सोचना है, लेकिन ये जो पाबंदियों का और कंट्रोल करने का हुकूमती अमल है ना,
ये नहीं मुमकिन हो सकता। वो जो उन्होंने बात की, मैं उसकी पजीराई करता हूँ कि जी फेक न्यूज का हल जो है वो मीडिया के अंदर से आना चाहिए। मैं इस बात की तायीद करता हूँ कि ये मीडिया के अंदर से ही होना चाहिए। मीडिया के लोगों के साथ बैठे, वहां पर ये मामलात हल हों कि ये फेक न्यूज को कैसे और क्या चीजों को कंट्रोल करना, जो लोग फेक न्यूज कर रहे हैं उसके हवाले से पूरा एक मैकेनिज्म होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप फेक न्यूज के ऊपर उस चीज को जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो सहाफी जो है उसको हाई कोर्ट नहीं जा सकता। तो ये इस किस्म के जो जंगल के कानून है, नहीं ये नहीं बनाए जा सकते, बैठ के बनाएं। हम भी चाहते हैं कि इस किस्म की कोई चीज ना हो जो हमारे डिस्क्रेडिट कर रही हो, और हम भी ये चाहते हैं कि मीडिया का क्रेडिट उसी तरह से बरकरार रहे, उसकी वर्थ उस तरह से बरकरार रहे। लेकिन पाबंदियां कल भी नहीं मंजूर थी, आज भी नहीं। मुदस्सिर भाई प्लीज हमारे साथ रहिएगा। जी जी मुदस्सिर भाई साथ रहिए, क्योंकि छोटे सवाल आपसे और भी। इम्तियाज आलम साहब बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ी ऑफ कोर्स एक शोहरत रखते हैं इस हवाले से, बिकॉज बहुत प्रॉपर बात करना जानते हैं। इम्तियाज साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपसे पीएमडी के हवाले से पहले मुझे याद है एक दफ़ा बात हो चुकी है और बड़ी डिटेल में हमने उस बिल के ऊपर बात की थी। उस वक्त भी इत्तेफाक से फवाद चौधरी साहब के हवाले से बात हुई थी। आज भी इत्तेफाक से फवाद चौधरी साहब का खैर आज बयान आ गया, लेकिन उससे पहले भी सोशल मीडिया के हवाले से कुछ ज़ाब्ता अखलाक लाने की बात की जा रही है IT मिनिस्टर की जानिब से। सर, ये फवाद चौधरी साहब की, अभी मुदस्सिर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन थे, वो इस बारे में बात कर रहे थे। तो आप जरा बताइएगा, आप ये फवाद चौधरी साहब के बयान को किस तरह देखते हैं कि सोशल मीडिया पे एक तो यूट्यूबर्स के हवाले से उन्होंने सबसे जो बड़ी बात की है कि वो जो भी बोलते रहे उनको लगता है उनको कोई नहीं पकड़ सकता, ठीक है, उन्होंने एक तो ये बात की। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो फेक न्यूज़ है इसके ऊपर मीडिया में उतनी बहस नहीं होती जितनी होनी चाहिए, और साथ ही ये भी कह दिया कि फेक न्यूज़ के हवाले से जो सॉल्यूशन है, जो हल है, वो मीडिया के अंदर से ही निकल कर आना चाहिए। कैसे देखते हैं सर इन कॉमेंट्स को? वो कई तरह की बातें करते हैं, मैं किन किन बातों पे जाऊंगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि अभी जो ये आई है, रूल्स आए हैं, ये जरा करके तो दिखाएं फेसबुक और ट्विटर को और यूट्यूब को रेगुलेट करके। ये मंडे को पता चल जाएगा कैसे करने वाले हैं, ये मेरी बात हुई। नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसी अब उस पर उन्होंने लिख दिया है कि जब मुनासिब हो और वक्त आए। पहले तो कहा था कि इतने अरसे में कर ले, अब वो अरसा निकालते हैं। ठीक है, इनका दोष चलता है पाकिस्तान पे। अच्छा, सबसे बड़ी ज्यादा फेक न्यूज तो खुद हुकूमत चलाती है। ये DGI के मसले पे कितनी फेक न्यूज खुद हुकूमत चला रही है, बताइए आप। ठीक है, ये जो पूरे मुल्क में कंफ्यूजन फैला हुआ है, ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से हो रहा है, और आप सही खबर नहीं दे रहे अंदर क्या की चीजें पक रही हैं। तो लिहाजा जो है ना, उस पर स्पेकुलेशन होगी, उस पर क्या जराई होगी, स्टॉक मार्केट गिरेगी भी और स्टॉक मार्केट चढ़ेगी। तो फेक न्यूज का तो इलाज ये है कि जी आप सच को सामने लाएं, हकायक को सामने लाएं, और ये बात कि खुद हुकूमत, सरकार और इदारे सबसे बड़े फेक न्यूज फैक्ट्रीज हैं। अच्छा, और हम जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि वो ये कहते हैं कि हम खुद करें बंदोबस्त, तो उसमें तो जाहिर है कि जैसे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहाँ पे उनके अपने सिस्टम्स हैं। ठीक है, आप देखते हो कि कोई खबर गलत छप जाती है तो अगले दिन तरदीद आ जाती है, और साथ उसकी तरदीद छप जाती है। अब रहा सोशल मीडिया, वो इतना इमेंस और ह्यूज है कि इनके पास ये चाइना नहीं है, और ना यहाँ चाइनीज सिस्टम है, ये अमेरिका में भी वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। अभी जो फेसबुक के हवाले से जो चीजें सामने आई हैं, उस पर अभी अमेरिकन कांग्रेस एक विसल ब्लोअर की कंप्लेंट पे वो कर रही है, उसके हवाले से कि ये क्या करते हैं। तो ये मामला बड़ा आलमी नौयत का है और ये आलमी इदारे हैं। रहा बात ये कि असल में इनकी निगाह जो है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और प्रिंट मीडिया को टोटली सेंसिटाइज कर लिया है, कंट्रोल में ले लिया है। इनके पास मसला भी बन गया है कि कुछ लोग अब सोशल मीडिया में बैठकर आजादाना तबसरे कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ, ये कहना चाहता हूँ फ्रैंकली, कि जो सोशल मीडिया पे जो प्लेटफॉर्म पॉपुलर सामने भी आए हैं, वो भी सेल्फ सेंसरशिप करते हैं। अच्छा, उन्हें मालूम है कि उन्होंने सड़क पे खुद ड्राइव करके जाना है और कोई गोली उन्हें आगे लग सकती है। अच्छा, कोई उन्हें अगवा भी कर सकता है। तो ये सेंसरशिप तो अभी भी मौजूद है सोशल मीडिया में, लेकिन इन्हें उतना भी कबूल नहीं है जो लोग रेस्ट्रेन रखते हुए बात कर रहे हैं, जैसे कि वो किसी लीगल और ओपन प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो अभी आया है, इनके जो नए रूल्स आए हैं, ये ऐसे ही अपना तमाशा इन्होंने एक बनाया हुआ है। पहले ये लेकर आए थे, कहाँ गया वो डेवलपमेंट मॉडल जो था, क्या बनाया था, डेवलपमेंट अथॉरिटी जो थी, PMD, उसके ऊपर मैंने सुना है कोई बातचीत चल रही है, उसकी अपडेट पर जो मिल नहीं सकी। इस पे
इस पे फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि हम तो ये तो कोशिश की थी, जिस तरह दुनिया में भी कोशिश हो रही है, वो रिहाम खान के हवाले से भी दे रहे थे। भाई वहाँ पे मीडिया को दबाया नहीं जाता, कंट्रोल नहीं किया जाता, खत्म नहीं किया जाता। वहाँ पे जो है आपके ये जो डेफेमेशन लॉज जो हैं, हत्या की इज्जत की जो कवानीन हैं, उन पर सख्ती से अदालतें अमल करती हैं। आप हत्या की इज्जत के कानून को मजबूत कर दें। आप क्यों देते हैं मीडिया को खुद रेगुलेट कर ले? मीडिया तो रेगुलेट करता है, ठीक है। अब मीडिया कभी नहीं चाहेगा, कोई टेलीविजन और कोई अखबार नहीं चाहेगा कि उसकी खबर सुबह गलत साबित हो जाए। बिल्कुल। तो अगले दिन शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन रही बात ये कि फेक न्यूज का जवाब सिर्फ यही है कि आप असल खबर पे बंदिश हटा दें। लेट मीडिया बी फ्री। जितना मीडिया फ्री करेंगे उतना जो है फेक न्यूज जो है, ठीक है, वो अपनी। अब सर एक और पॉइंट उन्होंने ये कहा साथ फ्री मीडिया के हवाले से, एक और पॉइंट जो यहाँ पे रेज होता है, उन्होंने कहा कि आजाद मीडिया वही होता है जो जिम्मेदार मीडिया होता है, या जिम्मेदार मीडिया ही आजाद मीडिया होता है। सर ये आजाद मीडिया और जिम्मेदार मीडिया, इस टर्म को आप कैसे देखते हैं? आसान अल्फाज में कैसे समझा जा सकता है इसको? अब उसमें वो कहते हैं मिस्टर चौधरी कि आजाद मीडिया उनके सामने जिम्मेदार हो। हम कहते हैं कि आजाद मीडिया आवाम के और पब्लिक इंटरेस्ट के सामने जिम्मेदार है। ठीक है, तो यही ना जिम्मेदारी। सिर्फ एक आजाद मीडिया का सिर्फ एक इंटरेस्ट है, वो है पब्लिक इंटरेस्ट। आजाद मीडिया जो है वो फोर्थ स्टेट नहीं है। यहाँ बड़े बड़े साफी और एडिटर बैठ के कहते हैं हम फोर्थ स्टेट है। भाई आप स्टेट का हिस्सा नहीं है। आप स्टेट के साथ आपका एडवर्सेरियल ताल्लुक है, नाकिदाना ताल्लुक है। आप शहरी के हकूक के मुहाफिज हैं, आप स्टेट के मुहाफिज नहीं। स्टेट की हिफाजत की तो फौज मौजूद है, पुलिस मौजूद है, इंतजामिया मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, खरीदज मौजूद हैं। हम भी बिल्कुल तो अवाम के हकूक के पहरेदार हैं, बिल्कुल उनके इंटरेस्ट के पहरेदार। ठीक हो गया। मुदस्सिर भाई सर, मुदस्सिर भाई अगर मुझे सुन सकते हैं प्लीज मुझे बताइएगा कि कनेक्टेड है। जी मुदस्सिर भाई मेरा आपसे आखिरी सवाल है, मुझे बताइएगा कि एक उन्होंने पॉइंट ये रेस किया है जिसमें कहा है ट्रेनिंग के हवाले से कि खबर देने वालों की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि असली खबर क्या है। सर सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स की ट्रेनिंग कैसे होगी, ये कैसे मुमकिन है? सर जहाँ तक करें कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिस तरह से फवाद चौधरी साहब या हुकूमत जो है वो पाबंदियां लगाने लगी, मुझे तो लगता है कि शायद कल को अपनी मर्जी के ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे कि यहाँ से जो ट्रेनिंग हासिल करेंगे, चाहे वो मुदस्सिर इकबाल हो, चाहे आसिफ साहब हो, वो ट्रेनिंग लेंगे। हमें तो ट्रेनिंग इम्तियाज आलम साहब जैसे लोगों के वो खबर लिखते हैं या जब कुछ चीज कहते हैं, हमारे लिए तो ट्रेनिंग वो है। बिल्कुल। अब उनकी मर्जी की ट्रेनिंग और उनकी मर्जी की चीजें वो ये चाह रहे हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वो जो ख्वाहिश वो चाहते हैं वो खबर वो बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से तो मुमकिन नहीं है। बहरहाल जो पहले भी मैंने अर्ज किया कि ट्रेनिंग का सोशल मीडिया का आप जरूर देखें, लेकिन जिसको जो इशू होगा वो आप इदारों को मजबूत करें, वहां जाएंगे। कल रिहाम खान ने अगर कोई बात की है तो अदालत से जाकर उन्होंने ले लिया है। अगर आप किसी को कंट्रोल करें कि ये नहीं कह सकते और ये कह सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ज्यादती होगी। सोशल मीडिया पर हम इम्तियाज आलम साहब की भी चीजें देख रहे होते हैं, वो लिख रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं यूट्यूब चैनल पर भी। तो इसका मतलब ये है कि कल को फवाद चौधरी साहब या हुकूमत के ख्वाहिश या उनके मर्जी के मुताबिक कोई चीज नहीं है, तो वो कहें जी कि हम इम्तियाज आलम साहब को हमारा मतलब आसिफ और मुदस्सिर को तो छोड़ दीजिए ना, इम्तियाज आलम साहब जैसी शख्सियत के हवाले से वो कहें कि जी ये खबर तो इनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए हमसे, ये तो गलत ये चीज चला रहे हैं। तो ये थोड़ी बेसिस सी बातें हैं कि खबर की ट्रेनिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। हमारा तो अनफॉर्चुनेट मामला ये है कि टीवी चैनल में और अखबारात में भी बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको शायद ट्रेनिंग की जरूरत है। तो सोशल मीडिया पे तो ट्रेनिंग यही ना बड़ी एक हैरानकुन सी ये बात है। अच्छा जाते जाते इस पे कमेंट कर दीजिएगा खास तौर पे कि डिफेमेशन के हवाले से उन्होंने बात की कि सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान की डिफेमेशन होती है, जिस तरह मीनारे पाकिस्तान के वाक़ये की उन्होंने एग्जांपल दी, और नूर मुकद्दम के हवाले से भी प्रोग्राम का पहले आधे घंटे में टॉपिक भी था इस हवाले से। ये बताइएगा कि आप इसको कैसे देखते हैं कि डिफेमेशन हो रही है? क्या सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल इसको रोका जा सकता है? अगर लोग उसको शेयर कर रहे हैं कैसे रोकेंगे आप इसको? सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है या सही हो रहा है, ये दोनों सोचते हैं। ठीक है, गलत भी हो रहा है और सही भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक डिफेमेशन की बात कर रहे हैं ना, वो देखिए कोई भी खबर है उस खबर को छुपाना कोई काम नहीं है। ये तो बहसियत एक सहाफी के आपकी मेरी जिम्मेदारी होती है। हम बहुत सी खबरें ऐसी हैं जो हमें मालूम होती है, टेलीविजन की तो मजबूरी होती नहीं चला सकते, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए हम
खबर को सोशल मीडिया पे ट्वीट या स्टेटस की सूरत में भी नहीं देते हैं। ठीक है। तो ये तो उन जर्नलिस्टों के, लेकिन एक आम आदमी का एक वाकया हो रहा है, तो क्या वो वाकये को अपनी सोशल मीडिया पे जब लगाएगा तो कौन सा तरीका होगा कि ये वो रोक सकें? ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि वो इन चीजों को रोका जा सके। तो खबरों को रोका नहीं जा सकता, वो किसी न किसी सूरत में आएंगे। अगर आप रोकेंगे बैठा हुआ है तो ज्यादा रद्द अमल आएगा। वो पड़ोस में भारत बैठा है, उनकी टीम आपको पता है किस तरह से वो डीफेम करते हैं उनके चैनल को, कैसे रोकेंगे आप उसको? ये बड़ा एक मेरे ख्याल में बड़ी ग्रैंड स्ट्रेटजी के साथ आना पड़ेगा। सिर्फ अपने ही सोशल मीडिया को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा। मुदस्सिर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इम्तियाज आलम साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ऑफ कोर्स प्रोग्राम वाइंड अप करके हेडलाइंस की तरफ जाना है, वरना इस मौजू पे जितनी बात की जाए मेरे ख्याल में वो कम होगी, क्योंकि सोशल मीडिया माना कि इस वक्त ऐसा मौजू है जिस पे बात की जानी चाहिए। मीडिया में भी इस हवाले से बात की जानी चाहिए, हम भी बात करेंगे। और अगले हफ्ते इसके ऊपर एक और जामे प्रोग्राम बिल्कुल किया जाएगा जिसमें मैं प्रॉपर अथॉरिटीज़ FIA PTA को लेकर साथ बात करूंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे नहीं, अब इंशाल्लाह मंडे को इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। आसिफ मलिक को दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।